Assalamu alaikum dear students, this is Akhlaq Ahmed. I am your bio teacher. This lecture is for class 9th biology. आज हम 9th biology में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। सेल्स एंड टिश्यूज़ जो हैं, ये दोनों टर्म हमने पहले प्रीवियस हमारी जो 8th क्लास में वो हमने डिस्कस की हुई हैं। सेल्स को हमने वहाँ पर डिफ़ाइन किया था, टिश्यू को भी हमने डिफ़ाइन किया था। सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हमने वहाँ पे डिस्कस की, टिश्यूज़ भी डिफरेंट टाइप्स जो हैं प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, वो भी हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू वहाँ से जो है वो रिमाइंड करवा देता हूँ। सेल्स क्या था? सेल को हमने डिफ़ाइन वहाँ पे ऐसे किया था, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Cell is the basic structural and functional unit of living organisms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? सेल्स के साथ बने हुए होते हैं। और सेल क्या होता है? उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट में इस पॉइंट को समझने के लिए छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था न्यूरॉन के नाम से एक सेल, उसको हमने उसका स्ट्रक्चर भी बनाया, उसको हमने लेबल भी किया था उसकी डायग्राम को। वो बेसिकली किस नर्वस, उस जो सिस्टम का वो पार्ट था वो था नर्वस सिस्टम का एक पार्ट। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि नर्वस सिस्टम कंप्लीटली, जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो भी न्यूरॉन्स के साथ मिलके बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी न्यूरॉन के नाम से सेल्स हैं वो मिल के पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप कर रहे थे। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है? फंक्शनल यूनिट फंक्शन परफॉर्म करने से, इसका मतलब है कि वो सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, सेम फंक्शन वो पूरा सिस्टम उसका जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा। लाइक न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन का बेसिक फंक्शन क्या है? मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, ठीक है। ओवरऑल अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी जो है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो एक सेल है जो कि न्यूरॉन है, और उसका फंक्शनल यूनिट जो है वो भी एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बेसिकली नर्वस सिस्टम भी वही फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ये डेफिनेशन हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, ये मैंने आपको रिमाइंड करवाई है आपकी 8th क्लास की साइंस की बुक से। टिश्यूज़, इसकी डिफरेंट टाइप्स, ये भी हमने वहाँ पर डिस्कस की हुई हैं, वहाँ पर हमने पढ़ी थी। टिश्यू बेसिकली क्या होता है? सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। टिश्यू को हम डिफाइन करते हैं सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमने पढ़ा था वहां पर जाइलम और फ्लोएम के नाम से दो टिश्यूज हमने वहां पर डिस्कस की थी जो प्लांट बॉडी के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। आप सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, उन दोनों को बनाने के लिए एक ही जैसे सेल्स होते हैं जो मिलकर उन्होंने उस एक टिश्यू को जो है वो डेवलप किया हुआ होता है। आप सेम फंक्शन भी, अगर स्ट्रक्चर उसका सेम सेल्स के साथ बना हुआ है तो वो फंक्शन भी ऑटोमेटिकली जो है वो सेम परफॉर्म कर रही होंगी। क्या है? अगर जाइलम के सेल्स के मिलने से जाइलम का टिश्यू बना हुआ है तो वो क्या है? वेसल्स बनाएंगी, ऐसी वेसल्स होंगी जो वाटर को कैरी करके प्लांट के जो डिस्टल पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट्स होते हैं, ज़मीन से लेके पानी और वाटर एंड साल्ट्स, इन दोनों को, वाटर, साल्ट्स, मिनरल्स, यही वर्डिंग हमने वहाँ पे यूज़ की थी, उनको रूट से जो है वो एब्जॉर्ब करके प्लांट के जो अपर पार्ट्स होते हैं वहाँ तक उनको वो पहुँचा देती हैं। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम हमने दूसरी टिश्यू पढ़ी थी। वो क्या है? वो जो इसकी प्रिपेयर फूड होती है। अब
सिमिलर सेल्स उसमें यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप भी हैं सेल्स की, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिलता जुलता होगा। एक दूसरे के स्ट्रक्चर को वो मिलके इस तरह से बिल्ड करेंगे कि वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो बेस्ट होंगी। फ्लोएम, जिस तरह से मैंने बताया, जाइलम जो है वो एक वेसल्स बनाती हैं, वो रूट से जो है वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर मिनरल्स को, अपर पार्ट्स तक लेके जाती हैं। फ्लोएम जो है वो जिन पार्ट्स में उसकी फूड प्रिपेयर हो रही होगी वहाँ से उसको मूव करना स्टार्ट करेगी और प्लांट के जितने पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आएगी। ये दोनों हमने प्लांट सेल के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम के नाम से टिश्यूज़ हमने वहाँ पर पढ़े थे। इसके अलावा डर्मस के नाम से टिश्यूज़ होते हैं, डर्मल टिश्यूज़ हैं एनिमल के अंदर, एपिथेलियम है, ये डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम बेसिक इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। हमने इसमें करना क्या है, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कंपोजिशन पहले देखेंगे कि उसमें सेल से कौन कौन सी चीज़ें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल्स के साथ बनी हुई हैं। फिर उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें मेजर एक जो है कंटेंट इसका वो सेल थ्योरी है, सेल्स बनते कैसे हैं और नई उनकी ग्रोथ कैसे होती है, बॉडी को ग्रो करने में वो किस तरह से रोल प्ले करते हैं, ये इस पूरे चैप्टर के अंदर हम जो है वो, और इसके अलावा टिश्यूज़ भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो हैं वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। सेल्स जो हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन में जो है वो सेल रोल प्ले कर रहे होते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई आपने देखे होंगे, छोटे बच्चों को जैसे आदत होती है वो बटरफ्लाइज को पकड़ते हैं, लेकिन वेरी थिन शीट ऑफ सेल होती है उसकी वजह से जैसे ही बच्चे उसको हाथ के अंदर पकड़ते हैं उसके सेल्स जो हैं बहुत हद तक उसमें से वो गिर जाते हैं, और क्या होता है वो उसका जो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसके विंग्स का, वो तितली उस वक्त बटरफ्लाई जो है वो उड़ने के काबिल नहीं रहती। बेसिक रीज़न उसकी क्या है, बहुत थिन शीट होती है वहाँ पर सेल्स की, सेल्स के साथ विंग पूरे उसके सेल्स के साथ बने हुए हैं, लेकिन क्या होता है जब बच्चे उसको पकड़ते हैं तो वो जब किसी दूसरी बॉडी के साथ टच करते हैं तो वो जल्दी से, थोड़े से सेल होते हैं इसलिए वो जल्दी से वहाँ से शट ऑफ हो जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं सेल्स उसके, तो वो बटरफ्लाई जो है वो उड़ने के काबिल वहाँ से नहीं रहती। इसके अलावा शाइनी लेयर ऑफ आवर आइज, आई के स्ट्रक्चर में हम ये डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे। आँख के अंदर सबसे फ्रंट पार्ट जो है एक शाइनी लेयर होती है उसकी, जिससे हम बैक साइड से जो है वो राउंड शेप होती है इसकी, फ्रंट साइड से थोड़ा सा पार्ट इसका जो है वो इस तरह से उभरा हुआ होता है। ये लेयर हमें फ्रंट साइड से जो है वो शाइनिंग नज़र आ रही होती है। ये बेसिकली आई का कॉर्निया होता है। ये इसकी भी लेयर बहुत थिन होती है, थिन होने की वजह से इसमें हम कहते हैं कि ये किससे बनी हुई है, सेल्स के साथ बनी हुई है। फर्दर हम आगे चलते हैं, हम कहते हैं द मीट वी ईट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। गोश्त जो हम खा रहे हैं, हमने अभी क्या बात की थी कि पूरी बॉडी जो है वो टिश्यूज़ के साथ बनी हुई है, टिश्यूज़ का बेसिक यूनिट वही सेल्स ही होते हैं। अब जो मीट होता है वो बेसिकली क्या है, वो एनिमल जो बॉडी है उसका एक पार्ट है, उसके टिश्यूज़ हैं, उसके टिश्यूज़ किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स कंटेंट। अब ये क्या लिखा हुआ है, हम कहते हैं कि इट्स कंटेंट सून बिकम पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जब हम इन सेल्स को, इस मीट को जब हम खा लेंगे वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद क्या है, वो हमारी बॉडी के पार्ट्स बनने में, वो स्टेप बाय स्टेप जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें जो कंटेंट हम उसके सेल जो हैं वो खा रहे होंगे वो क्या है, फाइनली वो हमारी बॉडी के पार्ट्स में जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है,
अब इसके अलावा हम अदर पार्ट्स जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके अंदर जो बेसिकली कंपोज किस चीज़ से होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं। आईलैशेस, आँख की पलकें आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद फिंगर नेल्स जो हैं, हमारी नाखून जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली सेल्स के साथ बने हुए हैं। अब इसमें लिविंग सेल और डेड सेल्स ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसमें से लिविंग पार्ट कौन कौन सा होता है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो उसमें टिश्यूज़ जो हैं वो डेड पार्ट में कन्वर्ट होके बाद में हमारी बॉडी का हिस्सा बने रहते हैं। जिस तरह से आई नेल्स हैं, इसमें फिंगर नेल्स हैं। फिंगर नेल्स में क्या होगा, इसकी रूट जो है वो लिविंग फॉर्म में होती है, और जिस तरह अब जो इसकी लास्ट टिप्स हैं जिनको हम कट करके बॉडी से जो है वो सेपरेट कर देते हैं, ये बेसिकली लिविंग पार्ट नहीं होता इसका। इस वजह से उसको काटने से हमें पेन फील नहीं होता। ठीक है, मेडअप ऑफ सेल्स होता है, लेकिन बाद में क्या है, कुछ केमिकल्स उसमें शामिल हो जाते हैं, कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लेयर्स इस तरह की बॉडी में डेवलप हो जाती हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट इसका था वो सेल से ही मिलके बने हुए होते हैं। फर्दर क्या है, ऑरेंज जूस की अब एग्जांपल यहाँ पे हमने दी है। ऑरेंज जूस में बेसिक कंटेंट जो होगा वो वाटर का होगा, लेकिन वाटर कंटेंट के साथ हम कहते हैं फ्रूट जूसेस, हमने जो फ्रूट्स हैं उनके कंटेंट हम डिस्कस करते हैं। किसी में 70% फ्रूट एंड वेजिटेबल सबको डिस्कस करें, किसी में 70% हम कहते हैं इसमें वाटर होता है, किसी में हम कहते हैं इसमें 80% 90% तक वाटर होता है। जो स्ट्रक्चर उसका बेसिकली सेल्स का बना हुआ है, सेल के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। अगर ऑरेंज जूस हम कहते हैं कि इसके अंदर सेल्स शामिल होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होंगे जो उसको क्रश करने से रप्चर हो जाएंगे। रप्चर होंगे तो उनका वाटर कंटेंट जो है वो जूस की फॉर्म में हमारे पास बाहर आ जाएगा, और जो स्मॉल सेल होंगे वो एज सच वहाँ से फ्लो करके, वहाँ से ब्रेक होके इस ऑरेंज जूस के अंदर मिक्स होके हमारे पास बाहर आ जाएंगे। वुड ऑफ आवर पेंसिल, हमने अभी डिस्कस किया था कि टिश्यूज जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स के नहीं, सिर्फ एनिमल्स के नहीं, बल्कि प्लांट्स के भी जो है वो सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो वुड जो है वो भी किस चीज़ से, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दीज ऑल आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स। ये जितने कंटेंट जितने चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये बेसिक सेल्स के साथ मिलके बनी हुई होती हैं। अब सेल को डिस्कस करने के लिए, सेल को स्टडी करने के लिए, इसका हमने साइज के बारे में भी थोड़ी सी बात की थी। हमने प्रीवियस बुक में इसके बारे में, साइंस की बुक में हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है। सेल का साइज जो है वो बहुत स्मॉल होता है। नेकेड आई से इसको जो है, आम आंख से, जिस तरह से मैंने अपनी आंख के ऊपर कोई आई ग्लासेस यूज़ नहीं किए हुए, कोई लेंस सेपरेट नहीं लगाया हुआ, जो आंख के अंदर लेंस मौजूद है उसके अलावा, तो उसके साथ हम इन सेल्स को जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेकेड आई का वर्ड हम इस वजह से यूज़ करते हैं, आम आंख के साथ हम इसको, ओपन आई से हम इसको जो है वो व्यू नहीं कर सकते। अब इसको व्यू करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको यूज़ करना पड़ता है। उन इंस्ट्रूमेंट में सबसे जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो होता है माइक्रोस्कोप, जिसके ज़रिए हम इन सेल्स को व्यू कर सकते हैं। इन सेल्स को व्यू करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। माइक्रोस्कोप, दो वर्ड इसमें जो हैं वो मेजर यूज़ होते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल होता है, माइक्रो मीन स्मॉल, स्कोप टू व्यू। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है हम उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए, जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं, मशीन हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली माइक्रोस्कोप है। अब सेल्स के साथ जब बॉडी डेवलप होती है उसके बारे में एक हमारे पास थ्योरी अवेलेबल है
जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। माइक्रोस्कोपी एंड सेल थ्योरी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी, ये हमारा इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो फर्स्ट मेजर टॉपिक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसमें, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो सबसे पहले इसमें आता है वो क्या है, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, नेम द टर्म्स यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी क्या है, नेम द टर्म्स, हम उन टर्म्स के नाम बताएं विच आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं उनके नाम बताएं। इसमें सिर्फ 2 नेम पूछे गए हैं, जो मेजर 2 टर्म्स यूज होती हैं उनके लिए सेपरेट एक और यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्निफिकेशन। ये 2 इसकी मेजर टर्म्स हैं जो माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज होती हैं। सेल के लेवल को किस तरीके से व्यू करना है हमने, अब वो इन दोनों टर्म्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी सेल को उसके जो कंटेंट्स हैं उनको हम किस तरीके से व्यू कर सकते हैं। ये कंटेंट हम रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। रिजॉल्विंग पावर को रेजोल्यूशन का वर्ड भी इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये सेम मीनिंग है इनके। अब फर्स्ट पार्ट क्या है इसका जी, व्हाट इज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी जो है सिंपल डेफिनेशन है द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल्स को व्यू करने के लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। इस यूज को जब हम साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं तो हम उससे कहते हैं द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपी। द फंक्शन ऑफ व्यूइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, द फंक्शन ऑफ व्यूइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स like cells, that is called microscopy। माइक्रोस्कोपी जो है, माइक्रोस्कोप के साथ किसी भी कंटेंट को, जैसे सेल्स हैं, इनको व्यू करना जो है वो माइक्रोस्कोपी कहलाता है। अब ये सबसे पहले माइक्रोस्कोप आई कहाँ से, ये इन्वेंट किसने की है, और उसके बारे में हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। एमसीक्यू के फॉर्म में भी जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो जैसे हमने प्रीवियस साइंस की बुक में पढ़ा था, सिर्फ एक लेंस आप यूज़ कर लें, जिस तरह से एक कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस हमने वहाँ पे सब दोनों पढ़े थे, उनसे इमेज की फॉर्मेशन भी पढ़ी थी। अब कन्वेक्स लेंस जो होता है वो अगर उससे नज़दीक उसके फोकल लेंथ के अंदर आके हम किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं तो वो साइज़ इन्हांस होकर हमारे पास जो है वो उसका नज़र आता है। सम टाइम हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी स्किन को ऑब्जर्व करने के लिए उसने एक ग्लास रखा होता है सामने अपने पास, वो क्या करता है उसको दूर करके नज़दीक करके इस तरह से देख रहा होता है। उससे क्या होता है, आपकी स्किन के ऊपर जो सेल्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो प्रॉब्लम स्किन के ऊपर नज़र आ रही होगी, वो डॉक्टर उसको लार्ज साइज में करके व्यू कर रहा होगा। और ये जो सिंपल लेंस है वो माइक्रोस्कोपी, वो जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप कहलाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या टर्म यूज़ की है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें एक यहाँ पर छोटी सी मैंने उसकी डायग्राम बनाई हुई है। ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें 2 लेंस एक दूसरे के साथ ऐसी अरेंजमेंट में यूज़ किए जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के, ये वाला इसमें से क्योंकि 2 लेंस हैं, दोनों का सेपरेट हमने नाम दिया हुआ है। ये आई के नज़दीक होता है, यहाँ से हम व्यू कर रहे होते हैं आई के साथ, इसको आई पीस कहते हैं। ये वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये वाला लेंस जो है, ये क्योंकि नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है जिसको हमने व्यू करना है, ये लेंस ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये भी यही डायग्राम हमारे साइंस की बुक में सबसे फर्स्ट डायग्राम यही माइक्रोस्कोप की दी हुई है, और ये नाम हमने वहाँ पर पहले पढ़े हुए हैं। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस, इन 2 लेंस को आपस में इस तरीके से एक ट्यूब के साथ अरेंज किया जाता है कि ये दोनों की पावर को इन्हांस कर देते हैं। एक
सिंगल लेंस जो है वो जितने टाइम्स किसी चीज़ को बड़ा करके दिखा रहा होगा, दूसरा लेंस उसकी मैग्नीफिकेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। उसके जो साइज़ जितना उसने बढ़ाया है, दूसरा लेंस उसके साइज़ को मज़ीद इन्हांस करके और बड़ा करके दिखाएगा हमें। अब फर्स्ट इन्वेंट हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले ये इन्वेंट किसने की? सबसे पहले डिस्कवर्ड डेवलप बाई ज़करियस जॉनसन। सबसे पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो ज़करियस जॉनसन ने हॉलैंड में इन 1595 में इन्वेंट की थी। और लेकिन इसके बारे में अब क्योंकि ये बिल्कुल इसकी बेसिक फॉर्म थी, तो इस वजह से इसकी जो उसको ऑब्जेक्ट के साइज़ को इन्हांस करने की कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी। बहुत कम कितनी थी? इसको हम लिखते हैं इट्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कहते हैं किसी चीज़ के साइज़ को इन्हांस करना। ये आगे मैं आपको डिटेल के साथ बाद में समझाता हूँ कि वो हम किस तरीके से इन्हांस करते हैं और उसको किस फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब इस जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़करियस जॉनसन ने इन्वेंट की थी, उसकी मैग्निफिकेशन सिर्फ 3x to 9x थी। 3x to 9x का मतलब ये होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ जो उसका ओरिजिनल साइज़ है उससे 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर देना, उसका मतलब होगा उसे लिखा जाएगा 3x। और अगर ऑब्जेक्ट के साइज़ से 9 टाइम्स उसको इन्हांस कर देगा तो वो कहलाएगा 9x। ज़करियस जॉनसन ने जो माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी, उसमें डेवलप की थी, वो सिर्फ उसकी जो मैग्निफिकेशन थी वो 3x to 9x तक किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ को इन्हांस करके दिखा सकती थी। अब ये मैग्निफिकेशन बेसिकली होती क्या है, और हमने जो बात कर रहे थे कि मेजर टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, वो यही दो टर्म्स हैं, एक मैग्निफिकेशन है और दूसरी क्या है? रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि मैग्निफिकेशन बेसिकली होती क्या है और ये हमें किसी सेल को या किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करने में किस तरह से हेल्प करती है। मैग्निफिकेशन है इज द इंक्रीज इन द अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज द इंक्रीज इन द अपीरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपीरेंट होता है नजर आने वाला। जिस फॉर्म में, जिस साइज में कोई ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है, उसमें कितने टाइम्स उसको इंक्रीज करके माइक्रोस्कोप हमें दिखा सकती है, ये उसकी मैग्निफिकेशन कहलाती है। इन्हीं को हमने यहाँ पे भी अभी बताया कि ज़करियस जॉनसन की मैग्निफिकेशन कितनी थी? 3x to 9x। अब यहाँ पे भी हमने मेंशन कर दिया है। मैग्निफिकेशन को मेंशन किस तरीके से किया जाता है? इसे x टाइम्स में मेंशन किया जाता है। x टाइम्स का मतलब ये होता है 9 टाइम्स। हमने अभी कहा अगर कोई माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को 9 टाइम्स इंक्रीज कर सकती है तो इसका मतलब हुआ कि अपीरेंट साइज से 9 टाइम्स बढ़ा के किसी चीज़ को हमें दिखा रही होगी। किसी चीज़ का साइज़ 1 मिलीमीटर है तो वो हमें 9 मिलीमीटर शो कर रही होगी, यानी उसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या कहा था, इसी को अगर हम दूसरे अल्फाज में बयान करना चाहें तो हाउ मच साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, दैट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन ऑफ दैट माइक्रोस्कोप। अब इसकी मैग्निफिकेशन जो है x टाइम्स में, हम कैलकुलेशन का भी एक सेपरेट मेथड है। हमने सिर्फ ये तो बता दिया कि ये x टाइम्स में कैलकुलेट की जाती है, ये x टाइम्स में कैलकुलेशन का भी एक सेपरेट मेथड है। अब इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लेंस की 2 यूज़ हो रहे होते हैं, इसलिए किसी एक लेंस के साथ जितना साइज उसका इंक्रीज होगा, सिर्फ उसके साथ मैग्निफिकेशन नहीं उसकी बयान की जा सकेगी जब तक हम दूसरे लेंस को भी उसके साथ जो है वो ऐड नहीं कर लेंगे। तो इसका मेथड ये होता है कि अगर एक लेंस जो है वो किसी चीज़ के साइज को, ये आई पीस है फॉर एग्जांपल, ये इसकी जो पावर है वो 10x है। ये किसी ऑब्जेक्ट को अगर सिंगल को यूज़ किया जाए तो वो किसी ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीज करके दिखा सकता है। दूसरा लेंस जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो 50x है। ये सिंगल अगर हम इसको यूज़ करें तो ये 50 टाइम्स किसी चीज़ के जो साइज़ को, अपीरेंट साइज़ को इंक्रीज करके दिखा सकता है हमें। अब 10 टाइम्स और 50 टाइम्स
इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन जो है वो 500x बन जाएगी। 50 10s आर 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये माइक्रोस्कोप जो है अगर हम आई पीस में 10x यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्टिव लेंस में 50x यूज़ करेंगे तो इन दोनों की मैग्निफिकेशन आपस में जो है वो मिल के हमें ये ऑब्जेक्ट 500 टाइम्स इंक्रीज करके ये माइक्रोस्कोप हमें इस फॉर्म में दिखा सकती है। और ये लेंस आप ऊपर से नज़र आ रहा होगा कि ये एक सिंपल ये ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब के अंदर ये लेंस ऐसे इंसर्ट किया हुआ है। इसको निकाल के हम इस लेंस को चेंज भी कर सकते हैं। ये 10x फॉर्म में भी आता है, ये 6x भी हमारे पास होगा, ये 15x भी होता है। ये डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स के डिफरेंट मॉडल्स के मुताबिक ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और ये हम बाद में फिर अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन, ये लाइट माइक्रोस्कोप है सिंपल, लाइट माइक्रोस्कोप को भी हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी डिस्कस करेंगे। जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्निफिकेशन जो है जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया ये 500x है, इंक्रीज करके 1000x तक भी हमें लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो व्यू करके दिखा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्निफिकेशन किसी अपीरेंट साइज से कितने गुना तक साइज बड़ा करके दिखा सकती है माइक्रोस्कोप, ये उसकी मैग्निफिकेशन है। ये उस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है कि किसी चीज़ का एक्चुअल साइज जो है वो अगर 1 मिलीमीटर है तो उसको कितने टाइम्स इंक्रीज करके दिखा सकती है, ये इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कहलाएगी। सेकेंड टाइम जो हमने इसमें यूज़ की थी वो है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है वो कोई इमेज कितना क्लियर नज़र आ रहा है। कोई इमेज ये क्या था, अपीरेंट साइज से इंक्रीज, ये है इमेज की क्लियरिटी। जो इमेज वो माइक्रोस्कोप बना रही है वो अगर उसको जितने टाइम इंक्रीज कर रही है, रेजोल्यूशन हमें ये बताएगी कि जो इमेज उस माइक्रोस्कोप ने बनाया है वो किस हद तक क्लियर है। क्लैरिटी किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, क्लैरिटी जो है हमें इस तरह से पता चलेगी कि रेजोल्यूशन को डिफाइन भी हम इसी तरह से करते हैं। रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। इमेज कितना क्लियर डेवलप हो रहा है ये उस माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कहलाएगी। अब क्लैरिटी को डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए हम मज़ीद उसको एक पॉइंट में आपको बताता हूं, वो ये है कि हमारे पास अगर क्लैरिटी किसी चीज़ की डिस्कस करनी हो तो हम कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, उन दोनों को सेपरेट, उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करके दिखाना, ये इमेज की क्लैरिटी में आएगा। अगर इमेज बहुत क्लियर होगा तो क्या होगा, दोनों इमेज, दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट नज़र आ रहे होंगे। और अगर इमेज क्लियर नहीं है तो क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच नज़र आ रहे होंगे। इसकी मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या है ये, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। यही जो बात मैंने अभी आपसे कही है कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो अगर डिस्टेंट नज़र आ रहे होंगे, एक दूसरे से सेपरेट नज़र आएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही क्लियर होगा और उसका इमेज जो है उतना क्लियर होगा। अब ह्यूमन आई की हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। रेजोल्यूशन जो है वो हमारी ह्यूमन आई की जो है वो 0.1 मिलीमीटर है। 0.1 मिलीमीटर, 1/10, 10 टाइम्स लेस देन 1 मिलीमीटर, यानी कि 1/10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से
ये डिस्टेंस उनका जो है वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से के बराबर है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस आपस में 0.1 मिलीमीटर है तो हमारी आई, ह्यूमन आई जो है इन दोनों को सेपरेट व्यू कर सकती है। वो इन दोनों को सेपरेट आइडेंटिफाई करेगी कि ये ऑब्जेक्ट और है, ये और है। लेकिन अगर इन दोनों का डिस्टेंस हम आपस में एक दूसरे से कम कर दें तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे कहा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज 0.1 मिलीमीटर। इट मीन्स इफ वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट्स 0.05 मिलीमीटर, अब ये क्या है? 0.1 मिलीमीटर का हाफ डिस्टेंस कर दिया हमने, डिस्टेंस उससे कम कर दिया है। जब डिस्टेंस कम कर देंगे एक दूसरे से 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो दोनों का डिफरेंस आपस में सिर्फ 0.05 मिलीमीटर है, तो ह्यूमन आई कैन नॉट आइडेंटिफाई दीज टू ऑब्जेक्ट्स एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। ह्यूमन आई इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगी। इसका मतलब सिंपल सी मैं आपको एक तरह से बात समझा देता हूं। बहुत पुरानी मूवीज जब हम देखते थे उनके अंदर अगर उसमें कलर मूवी भी हो तो उसके जो कलर्स होते थे वो एक दूसरे से इतने ज़्यादा क्लियर, इतने शार्प नहीं होते थे। रीज़न क्या थी? उनकी रेजोल्यूशन जो है वो कम होती थी। अब हम जो बात करते हैं कि हाई डेफिनेशन वीडियोस आई हैं, हाई डेफिनेशन वीडियोस में उनकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर दिया गया है। पुरानी वीडियोस में जो कलर हमें उससे इतने डिस्टिंक्ट नज़र नहीं आते थे वो उनकी रेजोल्यूशन क्योंकि उन कैमरास की कम होती थी, वो दो ऑब्जेक्ट्स को, एक ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, एक रेड कलर का ऑब्जेक्ट है, वो उन दोनों कलर को मर्ज करके हमें तीसरा कलर वहाँ पे शो कर रहे होते थे। लेकिन अब रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करने की वजह से अब हम जितने हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं उसके अंदर कैमरास की जो रेजोल्यूशन मेंशन होती है, इतने मेगापिक्सल है, 10 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 100 मेगापिक्सल फॉर्म में। ये क्या होता है? यही बेसिकली दो कलर्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट करके देखने के लिए उसकी रेजोल्यूशन होती है, उसकी पावर होती है। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। टिश्यू जो हैं सिमिलर सेल्स जो हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको टिश्यूज़ कहते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की जो कि ऑल हमने कहा ऑल आर प्रोड्यूस बाय सेल्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्स से मिलके बनी हुई होती हैं। सेल्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोपी क्या है? बेसिकली यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप है। उसके बाद इसको डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल थ्योरी की जो डेवलपमेंट है वो बेस ही बेसिकली जो है वो माइक्रोस्कोपी पे करती है। इसलिए हमने माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ होने वाली दो टर्म्स, मेजर टर्म्स जो हैं, रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफिकेशन, इन दोनों को डिस्कस किया। मैग्नीफिकेशन जो है किसी अपेरेंट साइज, ऑब्जेक्ट के अपेरेंट साइज में जो इंक्रीज होता है। कोई माइक्रोस्कोप हमें किस हद तक एक ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज करके दिखा सकती है, ये उसकी मैग्नीफिकेशन है। और जो इमेज वो डेवलप कर रही है वो इमेज किस हद तक क्लियर है, ये उसकी रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। उम्मीद है जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ जो है वो हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।